Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी क्लास 8. ओके, क्लास 8 की हिंदी की बुक है, चैप्टर 14 है आतिथ्य. ठीक है, इसको लिखा है श्री भदंत आनंद कौशल्यायन ने. ठीक है, चलिए देखते हैं. भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है. एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है. ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है. एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है. जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना, कि हम लोग अतिथि देवो भव, ये सूक्ति तो आपने पढ़ा ही है ना क्लास 8 में. और बहुत पहले से आप सुनते आ रहे हो कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, है ना. तो ये इसी के उस संदर्भ में है कि इसको किस तरीके से इसमें दर्शाया गया है. ठीक है, चलिए देखते हैं. जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है. कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का. लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी. किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था. मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का. ठीक है, लेखक जो है चल रहा है जीवन पथ पर. वो उनको पता है कि हम कभी भी बोलते हैं, सोचते हैं, है ना, लेकिन एक साधारण सड़क पर या किसी को भी अकेले चलना सबके लिए जो है क्या है, कठिन है. वो क्या करता है, किसी न किसी का साथ लेता है, चाहे 4 कदम आगे बढ़कर या तो फिर 4 कदम पीछे होकर, लेकिन साथ किसी न किसी का मांगता है. लेकिन उस दिन क्या हुआ था उनको किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी और उसको किसी की प्रतीक्षा करने का भी उनके पास समय नहीं था. वो ठहर नहीं सकते थे. कारण क्या था कि उस दिन उनके ऊपर एक भूत सवार हुआ था उनको किसी काम के लिए, और उन्होंने निश्चय किया था कि अपने चलने के सामर्थ्य की उनको परीक्षा लेनी है. ठीक है, रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है. मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता. पानी मिलते ही पी लेता और चल देता. आपको पता है, जैसे कहीं बाहर निकलते हैं तो क्या है, रास्ते में चलते हैं, अगर प्यास लगती है तो कुछ देर रुक कर लोग पानी पी लेते हैं, है ना. ये जो है साधारण सी बात है, लेकिन जो है इस नियम का पालन जो है लेखक नहीं कर रहा है ना. पानी मिलता है तो पी लेता है और ठहरता नहीं है, वहाँ पे वो चलने लगता है. रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गाँव है? लोग किसी गाँव का नाम बतलाते, मैं वहाँ न ठहरता. यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए. आगे एक कस्बे का पता लगा, सोचा आज वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेंगे. रात हो चली, पर तब उस कस्बे तक पहुँचने की धुन थी, है ना. रास्ते में चलते चलते पूछते थे कि वो कहाँ है ना. जैसे हमको कुछ पता नहीं होता है तो हम पूछते जाते हैं, तो उसी तरीके से वो भी पूछते थे. लेकिन जिस गांव का पता कोई बताता था उस गांव में वो नहीं ठहरते थे. उनको क्या लग रहा था कि 1-2 किलोमीटर और चलूँगा तो और मैं नेक्स्ट कहीं और जगह पहुँच जाऊँगा, है ना. तो इस तरीके से वो चलते जा रहे थे. किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेड मास्टर भले आदमी है. यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा. ठीक है, फिर किसी ने वो जा ही रहे थे, कस्बे तक उनको पहुंचना था, लेकिन क्या हो गया, रात हो गया. तो उनको बताया किसी ने कि वहाँ एक हाई स्कूल है जहाँ के हेड मास्टर बहुत भले आदमी हैं. तो ये सुनकर वो लेखक ने क्या सोचा कि वहाँ गरम गरम पानी से हाथ पैर धो लूँगा. हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, है ना, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना. लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर, ऐसी इच्छा क्या अनधिकार चेष्टी समझी जाएगी. क्या है, वो सोच रहे हैं कि अगर मेरे को हो सकता है बढ़िया गरम गरम पानी मिल जाएगा तो पैर हाथ धो लूँगा, गरम तेल मिलेगा तो बढ़िया मालिश कर लूँगा, है ना, उससे थकान दूर हो जाएगी. और अगर कहीं गरम दूध मिल गया तब तो फिर और क्या पूछना, है ना. तो इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर ऐसे भी वो थक के क्या हो गए थे, इतने दूर अपना रास्ता तय करके वो थक गए थे, है ना. तो उनको जल्दी उठने की आशंका से, है ना, आशा से वो जो क्या है, इस तरीके से मन में उनके था कि जल्दी हो जाएगा ऐसा करके, है ना. चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है. जो हो, उस रात में ऐसा ही हिसाब लगता हुआ उन हेड मास्टर के बंगले पर जा पहुंचा. वो ऐसा सोच ही रहे थे और कहाँ पहुंच गए, उस हेड मास्टर के घर पे जा पहुंचे. बंगला कस्बे के बाहर था.
ठीक है। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या नहीं रखता। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है ना। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे, हेडमास्टर के घर पे, तो उन्होंने आवाज़ दी, हेडमास्टर साहब कहाँ हैं करके। तो उधर से लालटेन पकड़ के वो आए और क्या दरवाज़ा खोला। लेकिन इनको क्या थी, लेखक को अपनी ही धुन में ये खोए थे, क्योंकि ये तो बहुत लंबा सफ़र तय करके आए थे, तो थके हुए थे। तो ये क्या है, उनको नहीं देखे और उनकी शक्ल सूरत कद को ये क्या निहारते, वे ही बल्कि उनकी शक्ल को अच्छी तरह से देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कौन है ऐसे करके, और पूछे कि क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आ गया हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा है, तो क्या है, एक रात मेरे को यहाँ पे काटना है ना। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ, है ना। अब वो सोचे थे कि उनको बताया गया था कि हेडमास्टर भले इंसान है, तो उनको दिमाग लगा था कि बढ़िया गर्म पानी, जैसे उन्होंने ऊपर सोचा है ना कि गर्म पानी मिल जाएगा, गर्म दूध मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, तो ऐसा क्या हुआ, उसके ठीक विपरीत हुआ। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं। तो उन्होंने फिर उसका दिमाग क्या हो गया, उनकी अक्लें गुम हो गई, उनको सोच में पड़ गए वो, है ना, कि अपने को संभालते हुए फिर उन्होंने क्या किया, निवेदन किया उनसे कि यहाँ मेरा कोई परिचित नहीं है, बहुत रात हो गई है, पहली बार इस गांव में आया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। तो हेडमास्टर ने क्या किया कि यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने घर में किसी को ठहरने नहीं देते, आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बरामदे में पड़े रहने दो मेरे को, मैं सुबह होते ही अपने रास्ता ले लूँगा। तो फिर हेडमास्टर ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं आज बहुत चला हूँ। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर इस अंधेरे में कैसे, कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूंगा। तो फिर हेडमास्टर क्या बोल रहे हैं, जा रे, इस धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया, ठीक है। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। थकावट के दुख से भी क्या था, उनको बहुत दुख था, मर्म को चोट पहुँचना, हृदय को जो चोट पहुंची थी उनको, है ना, तो वो जो है उससे वो ज़्यादा दुखी थे, ना कि उनको थकान से, उनको क्या है उससे कम दुखी थे, है ना। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोज़ भरे शब्दों में कहा, जाओ तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, फिर उसने ज़ोर से झल्ला के कि जाओ तुम भी क्यों आए हो, लौट जाओ, जो जैसा बीतेगा मैं वैसा सह लूँगा, धर्मशाला का जो रास्ता है वो क्या कर लूँगा, मैं स्वयं ढूंढ लूँगा। आदमी शायद यही चाहता भी था, और वो आदमी क्या चाहता था, शायद यही चाहता था, है ना। वह लौट गया और मैं अपनी समझ से धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। अब क्या कर रहे हैं लेखक जो है, वो अपनी समझ से जो है धर्मशाला को खोजने के लिए चले गए, और ये जान ही नहीं रहे कि धर्मशाला है किस ओर, ठीक है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न लगा। कौन कौन सी दिशा में चले गए वो, पूर्व पश्चिम दक्षिण सभी दिशा में उन्होंने घूम लिया और कुछ उनको पता नहीं चला, ठीक है। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है। जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ पहुँचा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इधर उधर जैसे आप बताया कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिमी सबको देखा उन्होंने, है ना। अब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उनको क्या लगा, वो उसी दिशा में पीछे मुड़ गए। अब वो जब चलते चलते देखे तो उनको समझ में आया कि किसी खिड़की से उनको रोशनी आ रही थी कि कोई है ना, दीपक की रोशनी आ रही थी। वहाँ पे पहुँचे, फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो जैसे वो कुछ बोलते उससे पहले उधर से आवाज़ सुनाई दी। क्या दी, उन्होंने दरवाज़ा जैसे खटखटाया तो हेडमास्टर फिर निकले और बोले कि अरे तू फिर आ गया। तो उनको समझ में आया कि अरे मैं फिर इसी दिशा में आ गया हूँ, ठीक है।
फिर क्या बोलते हैं, देखो क्या होता है, दौड़ो दौड़ो देखो इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। मास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ न कहता वह 4 चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अक्ल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं, बुरा फंसा था। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते देखिए ना अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़े करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास, फिर बैठकर कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास न हो तो थाने में भेज दीजिए या और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम पर और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। अब क्या हुआ, जैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो हेड मास्टर ने क्या कहा, ये फिर आ गया पिछले दरवाजे से, अभी अभी तो इसे निकाला था करके वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे तो बहुत सारे लोग आ गए। अब लोगों ने क्या किया, कई लोग बोलते थे कि उसको मार देते हैं, कोई बोलता था पुलिस बुला लो, कोई बोल रहा था कि इसको थाने में ही ले चलते हैं सीधा। तो ये सब बोल रहे थे। तो फिर उस लेखक ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं चलकर बहुत दूर से आया हूँ और मैं चकनाचूर हो गया हूँ थकान के मारे, है ना, थकावट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे बैठने के लिए जगह दे दीजिए और मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, है ना। तो उन लोगों ने, वो जो अच्छे इंसान थे उन लोग थोड़े, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको बैठने के लिए स्टूल दे दिया और जो है उनको पानी भी पीने के लिए दिया। तो वो बैठकर स्थिरता से पानी पिए और थैला खोलकर उन्होंने क्या किया, 2 चिट्ठियाँ निकाली जो किसके किसके नाम में थी, ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम पर, और दूसरा जो क्या था निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर, है ना। वो क्या थे, वो दोनों क्या थे, उनके परिचय के थे, साधारण परिचय था उनसे, ठीक है। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर न होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। उन्होंने क्या बताया कि मैं चोर नहीं हूँ के लिए उस पत्र को निकाला और इस तरीके से उन्होंने बात की। लोगों की आपस में फुसफुस हुई और चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता, ठीक है। एक आदमी भेजा गया उनके लिए, है ना। ये तो अब तय हो गया कि वो चोर नहीं थे, लेकिन उनको क्या कहा गया कि धर्मशाला में ही रहो, ऐसा करके उनको भेज दिया गया। अब जैसे उनको धर्मशाला भेजा गया तो वो कैसे चल रहे थे, उस आदमी के पीछे चल रहे थे जैसे कोई पहलवान में अखाड़े में पहलवान अगर कोई हार गया होता है तो जो चलता है, ठीक उसी तरीके से वो पीछे पीछे चल रहा था। और जैसे वो धर्मशाला पहुंचा तो उनको क्या पता हुआ कि अभी दरवाज़ा जो है बंद हो चुका है और वो किसी भी तरीके से नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। धर्मशाला से बाहर की ओर एक बरामदा था, मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है। मैंने कहा, मुसाफिर, इतनी रात गए आए हो। हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती, ठीक है। अब वो जहाँ पे पहुँचा तो उस आदमी ने उसको छोड़ के वो चला गया, है, वो आदमी उनको छोड़ के चला गया। फिर वो जैसे ही क्या बोलते हैं देखा तो वहाँ पे आसपास में बरामदा था, है ना, उसके सामने में। तो बरामदे में मैं सिमट के सो जाऊँगा सोचा, लेकिन क्या थी, ठंडी थी जोरों की, है ना, सर्दी थी, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक कोना पकड़ा और क्या बोलते हैं वहाँ पे लेटना चाहा तो उधर से आवाज़ आई कि कौन है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं मुसाफिर हूँ। तो फिर वो अगला आदमी बोल रहा है कि इतनी रात कैसे गए आए हो। तो वो बोल रहे हैं, हाँ भाई, आज ऐसा ही बीता है। तो इधर फिर वो आदमी बोल रहा है, इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। फिर वो पूछ रहा है कि तुम कहाँ से हो। तो फिर उन्होंने क्या पूछा, लेखक ने, कि तुम कहाँ से हो।
हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। तो क्या बोल रहा है कि हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनने वाला मिला था पहले पहले मुझे, वही अंधा, है ना। जो है अंधे भिखमंगे के पास लेटने का उनके जीवन का क्या था, वो पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, ये सब सवाल जो है उन्होंने उनसे पूछा, है ना। और लेकिन वो तो क्या थे, व्यग्र थे और अपनी सुनाना चाहते थे, है ना। तो उसे सुनने वाला मिला था पहले पहले मुझे, वही अंधा। अथ से इति तक मैंने कह सुनाई उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे, उन्हें जरा दबा दूं। मैंने कहा, ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है। कहाँ, मुझे दो। कहाँ है करके फिर मुझे दो बोल रहा है। मेरे पास वही एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। ठीक है, ये क्या है, आपकी ये कहानी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में आप एक बार रीड करिएगा, ओके, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर निकालने में ईजी हो जाए। अभी के लिए थैंक यू।